अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री श्री डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, माननीय विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, प्रदेश सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डॉक्टर मंजू सिंह सेंगर जी, श्रीमती विजय तिवारी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती उर्मिला दीक्षित जी, जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता जी, प्रमोद अग्रहरी जी और भारी संख्या में जनपद औरैया के गांव-गांव से आए हुए सभी उपस्थित बहनें, आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है। आदि महाकाव्य रामायण के रचनाकार त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था कि 10 बजे ही और जनपद औरैया में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सम्मेलन किया गया है। इतने सुबह सुबह जनपद औरैया की बहनें कैसे एकत्र होंगी, लेकिन जब मैं यहां आकर के देखा हूं आप सबकी उपस्थिति और इस पूरे भरे हुए पंडाल को देख करके अब मेरी समझ में आया कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने नारी को शक्ति के प्रतीक के रूप में क्यों रखा। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीखे। आज आपका एक कार्यक्रम स्वयं इसका एक उदाहरण है। आप सबका मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। देश के अंदर 100 वर्ष के बाद नई संसद बनी, नया संसद भवन बना और नया संसद भवन का पहला सत्र किस कार्य के लिए होना है इसको तय करने के लिए जब सदन बुलाया गया, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवा करके मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान को
स्वर्णाक्षरों में फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हम सब जानते हैं कोई समाज तब तक स्वावलंबी और सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पूरी प्राथमिकता के अंदर पहली जो नई संसद बनी है, नई संसद का पहला सत्र देश की मातृशक्ति को समर्पित करते हुए उनको विधानसभा और संसद के यानी लोकसभा में 1/3 सीटों पर वे स्वयं उनके लिए सीटें रिजर्व हो और उनसे वे चुनकर के आए और देश के अंदर सरकार बनाने में, प्रदेशों के अंदर सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, विकास की प्रक्रिया को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। इसके लिए आप सबको सम्मान देने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पारित करवाया है। वास्तव में भारत प्राचीन काल से ही नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता रहा है। याद करिए देश की आजादी की लड़ाई के बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 में पहला आम चुनाव होना था। देश के अंदर मताधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता किन किन लोगों को होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, भारत दुनिया का वह देश है जिसने अपने यहां संसदीय प्रणाली लागू होने के साथ ही आधी आबादी को भी मतदान देने का पूरी स्वतंत्रता दी। 1952 में ही भारत के अंदर हमारी माताओं और बहनों को अपने वोट को देने का पूरा अधिकार मिल गया था, जबकि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ब्रिटेन को भी वहां की महिलाओं को यह अधिकार बाद में प्राप्त हुआ, भारत की महिलाओं को पहला यह अधिकार प्राप्त हुआ। भारत तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है और आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का यही मानना है कि बगैर आबादी की को सम्मान दिए बगैर, उनके सशक्ति के बगैर विकास की योजनाओं का मूल्य अधूरा है। उसका कोई मूल्य नहीं बल्कि वह अवमूल्यन की तरफ जाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर के आज डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें एक और बेटियों और बहनों को सुरक्षा की पूरी गारंटी देना, दूसरी ओर उनके सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाना और तीसरे चरण में उनके स्वावलंबन के लिए शासन की विभिन्न स्कीमों को, योजनाओं को उनको जोड़ने का कार्यक्रम करके उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करना। इस संबंध में अनेक कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारें पहले से संचालित कर रही हैं।